Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all will be fine. अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है ना। रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि किस तरह से हम नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अगर रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन में आती हैं तो किस तरह से कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और अगर वो वैल्यूज़ हमारी जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आती हैं तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अब हमने देखेंगे। तो इसके साथ ही हमने ये देखना है कि इसमें टू टेल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और वन टेल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगी और वन टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब बनेगी, इसको भी हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। तो जैसा कि आप पहले जानते हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें वो बेल शेप होती है, उसमें जो मीन होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो राइट साइड पे जाती हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे जाती हैं। ठीक है ना। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे तरीके से समझा हुआ है। ठीक है ना। तो इसी तरह से देखें, इसमें भी ये है कि जो रिजेक्शन रीजन है या जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो टू टेल टेस्ट के अंदर उसमें पॉजिटिव वाली साइड पे वैल्यूज़ भी जा सकती हैं। मतलब कि वो वन टेल्ड अगर टेस्ट है तो राइट साइड पे जब जाएगा तो उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, और अगर वन टेल्ड टेस्ट है और लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो इट मीन्स दैट कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है ना। ये चीज़ भी जो है हमने देखनी है। तो चलते हैं बेटा अपने लेक्चर की जानब। लेक्चर 20th है आपका। तो अच्छा, इसमें क्रिटिकल रीजन में जिसमें रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन है, क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, और दूसरा है एक्सेप्टेंस रीजन। इससे पहले पी वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए पी वैल्यूज़ क्या होती हैं, अब हम इनका कंपेयर देखेंगे पी वैल्यूज़ वर्सेस द क्रिटिकल रीजन। तो पी वैल्यूज़ क्या है? पी वैल्यूज़ अप्रोचेज इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग या लाइकिंग और अनलाइकिंग या डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी अज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस वाज ट्रू। कि इसमें हमने ये देखना है कि कोई भी चीज़ लाइकली पॉसिबल है या अनलाइकली इम्पॉसिबल है। इसके ज़रिए हम प्रोबेबिलिटी को अज्यूम करते हुए नल हाइपोथेसिस को जो है वो ट्रू या फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कंसिडर करते हैं। इसमें देखें कि अगर पी वैल्यूज़ की हमने देखा कि वैल्यूज़ अगर लेस देन होती थी या इक्वल होती थी अल्फ़ा के, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, तो उस सूरत में जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होता था और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होता था। अगर पी की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल होती थी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के या अल्फ़ा के, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता है। लेकिन अगर पी की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन आ जाती है अल्फा से या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तो उस सूरत में जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं किया जाता। मतलब कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो ये थी पी वैल्यू। इसके साथ ही आज जो हमने डिस्कस करना है वो है क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन को हम रिजेक्शन रीजन जो है वो भी कहते हैं। तो इसमें भी जो है हम देखेंगे। ठीक है। देखें, वो कह रहे हैं कि पी वैल्यू मेथड इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, बट देयर इज़ अनदर मेथड फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन को हम जो है ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, भी अब देखो बेटा, फॉर अ फिक्स्ड प्रीसेट वैल्यू ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये ज़रा बात गौर करने वाली है कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है या फिर प्रीसेट है,
तो बोथ मेथड्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू परिसेट है या फिक्स्ड है, तो जो दोनों हैं मतलब पी वैल्यूज़ वाला मेथड और क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन जो है और एक्सेप्टेंस रीजन वाला जो है मेथड, ये दोनों वो कहता है कि बराबर तौर पे हम इनको कर सकते हैं। ताहम क्या है कि वी विल ओनली यूज द क्रिटिकल रीजन फॉर दोज केसेस वेयर आर टेस्टिंग द म्यू क्या है पॉपुलेशन मीन है और सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब वो कहता है कि ये हम सिर्फ उस सूरत में ही जो है वो कर सकेंगे क्रिटिकल रीजन जब हम टेस्ट कर रहे होंगे म्यू को जहाँ पर जो सिग्मा है वो हमें पता होगा, ठीक है ना, सिग्मा हमें नॉन होगा। फिर देखें क्रिटिकल रीजन मेथड, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बेटा ये आपको डायग्राम्स भी नज़र आ रही हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं द वैल्यूज़ ऑफ मीन, ठीक है ना, ये सैम्पल मीन है, ठीक है ना, एक्स बार सैम्पल मीन को कहते हैं। द वैल्यूज ऑफ सैम्पल मीन या एक्स बार फॉर विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस आर कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन ऑफ द एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल रीजन क्या है कि वो वैल्यूज मतलब कि सैम्पल मीन की वो वैल्यूज जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे वो क्या कहलाएगी आपकी, वो उस एक्स बार की क्रिटिकल रीजन होगी। और वैल्यूज ऑफ एक्स बार जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन कहलाएगा। तो एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन के बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो वो क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन में चली जाएगी वैल्यूज, और अगर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में, मतलब कि एक्सेप्टेंस होनी है नल हाइपोथेसिस की या नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन होनी है, ये हमें पता चलेगा कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो कहाँ पे फॉल कर रही हैं। कि अगर हमारी वैल्यूज क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही हैं तो हम उस सूरत में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर हमारी वैल्यूज जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही हैं तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया ना, तो ये दो टर्म्स हैं। तो देखें द वैल्यूज ऑफ द एक्स बार फॉर विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस आर कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन ऑफ द एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स ऑन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्रिटिकल रीजन की जो लोकेशन है वो नल हाइपोथेसिस के साथ जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। द टोटल एरिया इन द क्रिटिकल रीजन इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। बात समझ गए आप। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसमें जो एरिया आएगा क्रिटिकल रीजन का वो किसके बराबर होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के या अल्फा के। ये देखें बेटा, ये जो आपको ब्लू शेडेड नजर आ रही है ये वन टेल नेगेटिव है, ये वन टेल पॉजिटिव है और ये टू टेल है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये आपका अल्फा है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है जी। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा जो है वो क्या है, वो है रिजेक्शन रीजन। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स ऑन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, द टोटल एरिया इन द रिजेक्शन रीजन इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा जो है वो किस में आएगा, टोटल एरिया ऑफ द रिजेक्शन रीजन में। सो द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा शुड बी फिक्स्ड। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा शुड बी फिक्स्ड, पहले से इसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, प्रीसेट नंबर होना चाहिए दो के। कोई भी सैंपल ड्रॉ करने से पहले हमने उसको दे देना। बेटा देखें, हम इसको 5% भी लेते हैं या 0.05 और 1% भी लेते हैं या 0.01, तो ये पहले से ही हमें पता होता है कि हमने जो है अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.05 लेनी है या 0.01 लेनी है, तो ये हमें पहले से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कितने होते हैं। वो कह रहा है कि जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो 0.01 हो सकते हैं या 0.05 हो सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपसे जो है वो बताया। तो क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं वो जी टेस्ट अगर हम लगाएंगे
तो उसमें ये आपको उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिखाई गई है। देखें जी, इसमें बेटा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ये बेल शेप है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें देखें जो के है वो मीन होगा, ठीक है ना, के क्या होगा, वो मीन होगा। तो इसमें मीन पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, अगर मीन से ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी, और अगर मीन से कम वैल्यू होगी तो वो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू छोटी है, इसका मतलब यही होता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेविएशन है वो अगर मीन से ज़्यादा है वैल्यूज़ तो वो पॉजिटिवली डेविएशन शो करवाएंगी, अगर मीन से कम वैल्यू है तो वो नेगेटिव शो करवाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो है ये आप देख लें, इसमें के जो है ना, के आपका आ जाएगा मीन, और अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको हम क्रिटिकल रीजन कह देंगे। तो इसमें देखें हमने ये कहा है कि इसकी वैल्यूज जो है वो नल हाइपोथेसिस बल्कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर या H1 के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। तो अगर म्यू लेस देन होगा के, मतलब कि अगर आपका म्यू की वैल्यू जो है वो मीन से कम आएगी तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पर फॉल करेंगी, नेगेटिव वाले रीजन में फॉल करेंगे, मतलब कि ये लेफ्ट टेल्ड आपकी स्क्यूनेस हो जाएगी, ठीक है ना। जो एरिया अगर आपका जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का या क्रिटिकल रीजन का जो एरिया है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, माइनस वाली साइड पे। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आती है के से, जो कि मीन है, तो उस सूरत में जो वैल्यूज होगी क्रिटिकल रीजन जो है या रिजेक्शन रीजन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला या राइट साइड वाला। ठीक हो गया ना। दोबारा अर्ज करता हूं, अगर आपके म्यू की वैल्यू के की वैल्यू से कम है जो कि म्यू है, तो ये क्रिटिकल रीजन जो है वो माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस वाला आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला। अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन होती है के तो मतलब के क्या है, मीन है, अगर मीन से ज्यादा वैल्यू है तो जारी बात है बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होता है कि अगर वैल्यूज जो मीन है उससे ज्यादा आएंगी तो वो पॉजिटिव वाली साइड पे चली जाएंगी। तो ये आपका क्रिटिकल रीजन या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो वो बनता है। ये थी वन साइडेड या वन टेल्ड टेस्ट, लेफ्ट साइडेड वाली और राइट साइड। अब हम टू टेल्ड जो है वो देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगी। अच्छा बेटा, एक और अहम बात है कि इसमें वन टेल्ड नेगेटिव वाली होगी तो उसमें भी जो एरिया है वो बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर आ जाएगा। मतलब जो एरिया है, रिजेक्शन रीजन है, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और अगर हम राइट साइड वाली जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करें तो इसमें भी जो एरिया है क्रिटिकल रीजन जो है या जो रिजेक्शन रीजन है वो एरिया बिल्कुल बराबर आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के या अल्फा के। लेकिन इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट जो एरिया है वो चूंकि दोनों साइड पे ही हमने शो करवाना है, पॉजिटिव वाला भी शो करवाना है और नेगेटिव वाला भी शो करवाना है, तो इसमें जो एरिया होगा क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन का वो बेटा आपका अल्फा के बराबर नहीं आएगा, अल्फा के बराबर नहीं आएगा, बल्कि हाफ ऑफ अल्फा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा अल्फा बाय 2 और हाफ ऑफ अल्फा जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, मतलब कि जो है अल्फा बाय 2। बात समझ आ गई कि नहीं। इन केस ऑफ लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड, ठीक है ना, जो क्रिटिकल रीजन है या रिजेक्शन रीजन है उसका एरिया बराबर आ जाएगा अल्फा के या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के। बट इन केस ऑफ टू टेल्ड चूंकि जो एरिया है उसमें आपको लेफ्ट साइड वाली माइनस वैल्यूज भी दिखानी है, राइट साइड वाली पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी दिखानी है, तो अब जो आपका अल्फा है या आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसमें रिजेक्शन रीजन का जो आप एरिया दिखाओगे वो अल्फा के बराबर नहीं होगा, बल्कि अल्फा बाय 2 लेफ्ट साइड पे और अल्फा बाय 2 जो है वो राइट साइड पे आपका नजर आएगा। ठीक हो गया ना। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी जो म्यू की वैल्यूज हैं वो बराबर किसके आती हैं, के, ठीक है ना, तो देन आप क्या करोगे, ये टू टेल जो है आपका टेस्ट हो जाएगा। देखें, द क्रिटिकल वैल्यूज आर एंड द जी स्कोर आर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द शेडेड एरियाज। तो आई थिंक ये बेटा आपको समझ आ गई है कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है या रिजेक्शन रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो क्या होता है, वन टेल्ड जो है कैसे है, राइट टेल्ड कैसे है और लेफ्ट टेल्ड कैसे है, या फिर टू टेल्ड जो है उसमें कैसे है, अल्फा की वैल्यूज क्या होती हैं, क्रिटिकल रीजन को जो है वो कब अल्फा के बराबर होता है और कब हाफ होता है। आई थिंक ये आपको समझ आ गई है।
अब उसके बाद देखें व्हेन यूजिंग द क्रिटिकल रीजन मेथड, when using the critical region method we check if the sample test statistics falls in the critical region। तो जब हम क्रिटिकल रीजन मेथड यूज़ करेंगे तो हमने देखना है कि जो सैम्पल टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ हैं क्या वो क्रिटिकल रीजन में या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही हैं या फिर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही हैं। तो इफ़ इट डज, अगर वो वैल्यूज जो है मतलब कि रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही हैं तो हम फिर जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। जो हमारा दावा होगा, जो हमारी स्टेटमेंट होगी, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। बट इन केस इफ आवर वैल्यूज लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, तो देन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो इफ डज देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब कि फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वैल्यूज हमारी क्रिटिकल रीजन की बजाय एक्सेप्टेंस रीजन में आती हैं। अब देखिए टेस्टिंग ऑफ म्यू देखें, चेक द रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या है, अगर एक्स जो है वो हमने देखना है कि वो रैंडमली वेरिएबल्स हैं और जो सिग्मा है वो हमें नाउन है। फिर हमने ये देखना है कि डू वी हैव द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्या हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सैंपल है वो जो है वो सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जहाँ एक्स की वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन में है वो ग्रेटर देन है 30 से, या मतलब के बराबर है 30 के, या फिर लेस देन है 30 के, या कम है। तो देखिए इसी हिसाब से बेटा हमने लगाना है कि टी टेस्ट या जी टेस्ट हम इस हिसाब से लगाएंगे ना कि वैल्यूज अगर ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। तो अच्छा, फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने नल हाइपोथेसिस बनाना है। जारी बात है कोई भी स्टेटमेंट है उसको चैलेंज करने के लिए हमने नल हाइपोथेसिस बनाना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है जो कि हमें दी गई होगी 0.01 या 0.05। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, टेक अ सिंपल रैंडम सैंपल, हमने उसको सिंपल रैंडम सैंपल लेना है और उस टेस्ट की वैल्यूज जो है हमने कंप्यूट करनी है। जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल स्टैटिस्टिक्स का जो फार्मूला है जी टेस्ट के लिए वो क्या है, वो हमने पुट करना है एक्स बार माइनस म्यू, मतलब कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन ओवर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन नंबर ऑफ सैंपल्स का अंडर रूट। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको दी गई होंगी, आपने वैल्यूज इसमें पुट करनी है। उसके बाद क्या देखना है कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें हम क्रिटिकल रीजन भी दिखाएंगे और हम एक्सेप्टेंस रीजन भी जो है वो भी दिखाएंगे। तो एरिया ऑफ द क्रिटिकल रीजन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बराबर हो जाएगा या अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजन का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के बराबर। वन टेल या राइट स्क्यूनेस और वन टेल जो है वो लेफ्ट स्क्यूनेस में एरिया जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन अल्फा के बराबर। लेकिन टू टेल्ड में क्या होगा बेटा, अभी हमने पीछे देखा है कि उसमें जो है जो आपका एरिया होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब कि हाफ लेफ्ट साइड पे हो जाएगा और हाफ जो है वो राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। उसके बाद क्या करोगे, कंक्लूड करोगे टेस्ट की वैल्यूज को। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है या रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे बेटा। और अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब कि अगर आपकी वैल्यूज जो हैं वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही हैं तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करोगे, इसमें देखें 6 पॉइंट में है इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आपने जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा देखो चूंकि हर चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो इसको भी जो है एग्जाम्पल के साथ ही हमने देखना है, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं जी। कंसीडर द एग्जाम्पल 3 रिगार्डिंग द सन स्पॉट्स, ठीक है ना। लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। एक्स क्या है जी, वो रैंडम वेरिएबल है जो कि सन स्पॉट्स की तादाद को हमें बताता है। ऑब्जर्व इन द 4th वीक पीरियड, मतलब कि 4 हफ्ते के पीरियड में जो हमने देखा है। अब रैंडम सैंपल 40 जो है लोगों का सच पीरियड्स
from the Spanish colonial times gave the number of sunspots per period. Raw data are given in the example 3. जारी बात है, इसमें सैंपल मीन कितना है x बार, वो बेटा तकरीबन इज इक्वल टू है 47. सैंपल मीन या x बार की वैल्यू कितनी है 47. प्रीवियस स्टडीज इंडिकेट्स दैट द पीरियड, इसमें सिग्मा की वैल्यूज या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35. तो इफ इट इज थॉट दैट फॉर 4000 ऑफ ईयर्स द मीन नंबर ऑफ सन स्पॉट्स पर वीक पीरियड्स वाज अबाउट, मतलब कि जो पॉपुलेशन मीन है वो कितना आ जाएगा 41 है. तो डू द डेटा इंडिकेट्स द मीन सन स्पॉट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द स्पेनिश कॉलोनियल पीरियड्स वाज हायर देन द 41, ठीक है ना. यूज अल्फा, ठीक है ना, मतलब कि जो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना आपने रखना है 0.05. तो ये बेटा आपकी सिनेरियो है. उसमें देखें आपको एक्स बार की वैल्यू भी दी गई है, म्यू की वैल्यू भी दी गई है, अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, तो और सिग्मा की वैल्यूज हैं ये भी दी गई हैं, ठीक है ना. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका सोल्यूशन लेना है. उसमें क्या करेंगे, हम रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, जी वो एक रैंडम वेरिएबल है. जो सिग्मा है वो क्या नाउन है हमारे पास, जी नाउन है. सिग्मा की वैल्यू 35 हमें नाउन है. तो क्या फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डू वी हैव अ सिंपल रैंडम सैंपल और कैन वी अज्यूम द सिंपल रैंडम सैंपल वाज यूज्ड. या तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास जो सिनेरियो है वो सिंपल रैंडम सैंपल वाला है या फिर उसको हम सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो अज्यूम कर लेंगे. तो ये अब फिर क्या देखेंगे कि इज द एक्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल और एन इज ग्रेटर देन 30. तो हमने देखना है कि एक्स डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मल है या एन की वैल्यू जो है वो 30 से ग्रेटर है. नहीं तो हमारी वैल्यूज बेटा उसने कहा कि 40 लोगों का देखना है, तो एन की वैल्यू या नंबर ऑफ सैंपल्स क्या आ जाएगा 40. तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो 30 से ग्रेटर देन होंगी, क्या होंगी 40 होंगी. ठीक हो गया. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लगाने से पहले एवेलुएट करनी है, देखनी है. सबसे पहले क्या देखोगे कि जो है वो रैंडम वेरिएबल है, जी रैंडम वेरिएबल है. उसमें सिग्मा की वैल्यू नाउन है, जी नाउन है. क्या वो वैल्यूज जो हैं वो उसको हम सिंपल रैंडम सैंपल कंसीडर करेंगे, जी हमने कर लिया. अब वो वैल्यूज क्या 30 से ग्रेटर देन है, जी वो 30 से ग्रेटर देन है 40 हैं. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो बयान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को या अल्फा को. ठीक है ना. तो नल हाइपोथेसिस या इसमें जो है वो पॉपुलेशन मीन जो है म्यू की वैल्यू जो है वो बराबर आती है. नल हाइपोथेसिस क्या करता है कि म्यू इज इक्वल टू 41, जबकि दूसरी जानब जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है कि म्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 41 के, और अल्फा की वैल्यू क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वो उसने बताई हुई है 0.05. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है सिंपल रैंडम सैंपल इसको कंसीडर करना है और स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर लगा देनी है. बेटा सिंपल रैंडम सैंपल के लिए जी टेस्ट की जो वैल्यू वो आपको पता है, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट. एक्स बार क्या है वो सैंपल मीन है, म्यू क्या है वो पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन क्या है नंबर ऑफ सैंपल है. तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है. एक्स बार की वैल्यू 47 है और म्यू की वैल्यू 41 है, सिग्मा की वैल्यू 35 है और एन की वैल्यू 40 है. तो हमारा जो रिजल्ट निकला है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो क्या है 1.08. अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने ग्राफ जो है वो बनाया है. इसमें हम क्रिटिकल रीजन में जो है इसकी वैल्यूज दिखाएंगे. तो जो हमने ग्राफ के जरिए 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वैल्यूज देखी हैं वो बेटा हमारी आ गई हैं 1.65 1.645. चूँकि जो 1.645 जो हैं ये वैल्यूज जो हैं वो क्या है ग्रेटर देन है हमारी वैल्यूज के. तो इसमें हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखें द सैंपल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जी की वैल्यू 1.08 आती हैं. ठीक है ना, जो कि does not fall in the critical region या rejection region, therefore we fail to reject the null hypothesis. ठीक है ना. तो x बार की वैल्यू 47 है, z की वैल्यू 1.08 है. तो हम ये कहेंगे कि चूंकि ये वैल्यूज जो हैं ग्राफ से जो देखी गई हैं वो ग्रेटर देन है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से. तो अगर वो वैल्यूज ग्रेटर देन होगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से तो इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते.
बल्कि हम किसको रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया ना। अच्छा बेटा, अगर हमारी वैल्यूज कम आती कंप्यूटेड वैल्यू से तो उस सूरत में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते थे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दी गई एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग जो है हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ही करेंगे, रिजेक्ट हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्रेट द रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन एट द 5% level of significance. The sample evidence is insufficient to justify the rejection region. It seems that the average sunspot activity during the Spanish colonial periods was same as the historical average. ठीक हो गया ना। तो ये था बेटा आपका रिजेक्शन रीजन या एक्सेप्टेंस रीजन। इसके साथ ही आप देखें अब अगर हम 5% यूज़ करें तो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95%, और रिजेक्शन रीजन की वैल्यू टू टेल्ड में 2.5% इस साइड पे आ जाएगी और 2.5% जो है वो इस साइड पे आ जाएगी। लेकिन अगर वो वन टेल्ड है तो 95% एक्सेप्टेंस रीजन होगा, 5% पॉजिटिव वाली जो है वो वैल्यू हो जाएगी, या फिर अगर नेगेटिव वाली है मीन से कम है तो 5% वो इस साइड पे आ जाएगी। बात समझ आ गई क्या नहीं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो रिजेक्शन वैल्यू है रिजेक्शन रीजन की वो 5% है और एक्सेप्टेंस वाली क्या है 95%। ठीक है। अगर 0.01 या 1% होगा तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि जो रिजेक्शन रीजन है उसकी जो चांसेस हैं या उसका जो एरिया वो 1% है, और जो एक्सेप्टेंस रीजन है उसका एरिया हम कह सकते थे कि जो है वो 99% है। ठीक है ना। इन केस ऑफ 0.01% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या अगर हम अल्फा की वैल्यू जो है वो ये लेते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ मतलब कि इसमें देखें कि हमें रिजेक्शन रीजन का पता चल गया है, एक्सेप्टेंस रीजन का पता चल गया है, टू टेल वन टेल वाले का पता चल गया है। ठीक है ना। किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है ये हमने पता कर लिया है। ठीक है ना। आई होप कि आपको बेटा समझ आ गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने बेटा पढ़ा है एक्सेप्टेंस ऑफ एंड रिजेक्शन रीजन। और एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, रिजेक्शन रीजन क्या होता है, हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर वो वैल्यूज़ रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन में फॉल करती हैं तो उस सूरत में हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपकी म्यू की वैल्यू मीन या के से कम होती है तो आपका एरिया बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन का जो एरिया अल्फा के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। अगर आपकी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन आती है मीन से, और इस सूरत में एरिया तो आपका अल्फा के बराबर हो जाएगा रिजेक्शन रीजन वाला, लेकिन जो आपकी स्क्यूनेस आएगी वो आएगी बेटा पॉजिटिव। अच्छा, तीसरा क्या था, टूल टेल्ड। इसमें ये है कि अगर आपकी वैल्यूज के इक्वल है या इक्वल नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करोगे, हाफ ऑफ द एरिया वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और हाफ ऑफ द एरिया अल्फा के राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो स्टेप्स हैं वो हमने देखे हैं, वैल्यूज पुट करनी है जी टेस्ट के लिए, एग्जांपल भी देखी है, एग्जांपल्स में वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपकी जो टेबल वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ जाती है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी टेबल वैल्यू कम आती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से तो आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, और जो स्टेटमेंट होगी वो आपको माननी पड़ेगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स सो मच।